A very good evening, everyone. Good evening, all dear students. I hope I am live, I am audible, I am visible. फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दो whether I am live or not. Very quickly, guys, please inform me whether I am live or not. फटाफट मुझे बता दो. Am I visible? Am I audible? Everything is clear on the screen. Please tell me very quickly. A very good evening, everyone. Good evening. Good evening, Nishu. Good evening, Deep. Good evening, Harsh. Good evening, Tanisha. Please confirm your presence. Please, guys, confirm me your presence by hitting a like button. फटाफट like button hit कर दो. फटाफट, very quickly, please hit the like button. Very quickly, please. So, this is a mission, SM, Mission Strategic Management. Trust me, guys. मेरा आप ये मिशन अटेंड कर लोगे 40 आउट ऑफ 40 गारंटीड है. मैम मिशन में क्या होगा? मिशन में हम लोग मिलेंगे और सारे जितने भी चैप्टर्स है सबका रिवीजन करेंगे हम लोग. उसके साथ साथ मैंने आपके लिए जो एक एमसीक्यू बुकलेट बनाया था उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. तो आप ध्यान से सुनो मेरा बात. मिशन का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है. एसएम सब्जेक्ट का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. आपको बस एंजॉय करना है. तो हंसते खेलते पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का मैट हम लोग कवर करेंगे गाइस. ठीक है, हंसते खेलते पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का मैट हम लोग कवर करेंगे. सो ज्वाइन वेरी वेरी फास्ट. ज्वाइन वेरी वेरी फास्ट. वेरी क्विकली प्लीज ज्वाइन एवरीवन. Good evening, Ankit. Good evening, Shreya. Energy level should be very, very high, guys. Energy level should be very, very high. फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ. Thank you, Aditya. Thank you, Aditya. It means a lot. अप्रोक्सीमेटली मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी. हम लोग मिलेंगे और हमारा ये जो सेशन रहेगा ना अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन रहेगा. छोटा सा पावर पैक सेशन रहने वाला है. इट विल बी अ स्मॉल पावर पैक सेशन. ठीक है, इट विल बी अ स्मॉल पावर पैक सेशन वेयर वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट. तो एक छोटा सा पावर पैक सेशन रहेगा जहां हम लोग बहुत मस्ती करेंगे. एंटरटेनमेंट होगा, पढ़ाई होगा. ठीक है, और एमसीक्यूज डिस्कशन भी होगा. तो चैप्टर वाइज पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द टुडेज सेशन. आप लोग सब रेडी हो कि नहीं? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दो. आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन और नॉट? प्लीज इन्फॉर्म मी ऑन द चैट बॉक्स की वेदर you guys are ready for the session or not. फटाफट मुझे इन्फॉर्म करो कि आप सेशन के लिए रेडी हो. फटाफट इन्फॉर्म करो. आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? वेरी क्विकली इन्फॉर्म यू. आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? बहुत मजा आने वाला है. ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. मिशन एसएम के बाद मैं आपका मैराथन भी लूंगी. फुल फ्लेजेडली पूरे सिलेबस को कवर करेगा एसएम का. सो यस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पूरा टेंशन दिव्या मैम के ऊपर छोड़ दो. कोई टेंशन आने दूंगी नहीं. सब कुछ जो है हम लोग बहुत माइन्यूटली रिवाइज करेंगे. मैराथन होगा, एमसीक्यू डिस्कशन होगा, तो बहुत धमाकेदार सेशंस होने वाला है. ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन इन करो एंड प्लीज कंफर्म मी योर प्रेजेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन. प्लीज कंफर्म मी योर प्रेजेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन. फटाफट मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मैं लाइव हूं कि नहीं हूं. प्लीज कंफर्म मी वेदर आई एम लाइव और नॉट. एंड आर यू गाइज रेडी फॉर द पावर पैक सेशन और नॉट? Are you guys ready for the power pack session or not? फटाफट मुझे बता दो. Very quickly, very quickly, very quickly join in guys, very quickly. तो जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने इंस्टीट्यूट का मैट भी पूरा कवर किया था अपने मेन लेक्चर्स के दौरान, मेन क्लासेस के दौरान. इसके अलावा मैंने याद है बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए थे जगह जगह हर एक चैप्टर का. चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी डिस्कस किया था. सो वी आर गोइंग टू कवर बोथ. ठीक है, हम लोग दोनों डिस्कस करने वाले हैं. तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर हैंड रिटन नोट्स. एंड डोंट वरी, मैं हैंड रिटन नोट्स का जो लिंक है ना वो पिन कर दूंगी इस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहां से आप डाउनलोड कर सकोगे. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. बताओ कौन सा चैप्टर? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 11 विच इज टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. तो आज हम लोग पूरा बेसिक्स करने वाले हैं जो आपको ऑलरेडी आता है. नहीं भी आता तो कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि मैंने बोला एक एक चीज मैं आपको स्क्रैच लेवल से पढ़ाने वाली हूँ. तो बहुत मजा आने वाला है. फटाफट जुड़ जाओ गाइस. वेरी क्विकली प्लीज ज्वाइन इन. वेरी क्विकली ज्वाइन इन. सो आई होप एवरीवन हैज ज्वाइन. और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना अबाउट दिस मिशन, ताकि जितना ज्यादा हमारा बड़ा फैमिली होगा उतना मजा हमें आएगा रिवीजन सेशंस को क्रैक करने में. ठीक है, सो गाइस ज्वाइन वेरी वेरी फास्ट. ज्वाइन वेरी वेरी फास्ट. वेरी क्विकली ज्वाइन करो. वेरी क्विकली, वेरी क्विकली. चलो आ जाओ. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. सो टेल मी गाइस, आर यू गाइस रेडी टू रॉक एंड रोल? आर यू गाइस रेडी टू रॉक एंड रोल? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या एनर्जी लेवल एकदम हाई है? क्या आप रेडी हो सेशन के लिए? चलो आ जाओ. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. So what does the word management means? Management शब्द का मतलब क्या होता है? Management is an art and science of getting the things done by the other. आप सारा काम खुद से नहीं कर सकते हो.
ठीक है, मान लो आप कंपनी के ओनर हो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप सारा काम खुद से कर लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको अपना काम ना दूसरों से करवाना पड़ेगा, लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये लोग कौन हो गए? अलग अलग इंप्लॉइज हो गए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। हम लोग एज अ ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, है ना। और हर एक डिपार्टमेंट्स का जो इंचार्ज है, एक एक टॉप लेवल मैनेजर को असाइन कर देते हैं। उसके नीचे फिर फर्दर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, फिर उसके अंदर फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्रिएट कर देते हैं। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग फॉर्मल ग्रुप्स वेयर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसको क्या काम करवाना है। तो इसके लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अपने इंप्लॉइज को उन्हें डायरेक्शन देना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, उनसे हंस बोल के काम करवाना पड़ेगा। तो ये चीज को मैनेज करना ही मैनेजमेंट बोलते हैं। सो मैनेजमेंट क्या हो गया? एक कला हो गया, एक आर्ट हो गया, एक साइंस हो गया, जिससे आप अपना काम दूसरों से करवा रहे हो। अपना प्लानिंग करना, काम का ऑर्गेनाइजिंग करना, कमांडिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सभी क्या हो गए मेरे? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताओ क्या हो गया? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर। टू मैनेज इज टू प्लान, टू फोरकास्ट, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड। तो ये सब क्या हो गया? अलग अलग फंक्शंस हो गया मैनेजमेंट का। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन बाय द अदर विद द अदर पीपल। तो आर्ट वर्ड देखोगे तो क्या टिक करके आ जाना है? नेम द ऑथर। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है? दे विल बी गिविंग यू द डेफिनेशन एंड देन दे विल आस्क यू ए डेफिनेशन, किसने लिखा? तो अगर आर्ट वर्ड देखोगे तो किसने लिखा? हेरोल्ड कून्स। तो आपने कून्स एंड ओडोनेल का नाम बहुत बार सुना होगा। तो जब भी आप मैनेजमेंट के डेफिनेशन में आर्ट वर्ड देखोगे तो आप हेरोल्ड कून्स टिक करके आना। फिर अभी मैंने बोला, ठीक है, क्या बोला? मैनेज करने का मतलब क्या होता है? फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। ये क्या हो गया? अलग अलग फंक्शंस हो गया ना मैनेजमेंट का। ये डेफिनेशन किसने बोला? हेनरी फेयोल ने। ये डेफिनेशन किसने बोला? हेनरी फेयोल ने। और इनफैक्ट हेनरी फेयोल ने एक बुक लिखा था जो फ्रेंच में रिलीज हुआ था, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बुक किसने लिखा? आंसर इज हेनरी फेयोल। ठीक है, तो वापस से मुझे बताओ, अगर आर्ट वर्ड दिया हुआ डेफिनेशन में तो कून स्टिक करके आओगे। फंक्शंस का जिक्र किया गया है क्योंकि आपको पता है मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। तो अगर ये लिखा हुआ है कि टू मैनेज इज टू प्लान, टू फोरकास्ट, टू कंट्रोल, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, तो ये डेफिनेशन किसने दिया है? हेनरी फेयोल ने। ये डेफिनेशन किसने दिया बताओ? हेनरी फेयोल ने। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैरी पार्कर फॉलेट। सेम टू सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट दिया। क्या दिया? इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो मैम ऊपर वाले में क्या डिफरेंस था? कून्स के डेफिनेशन में वर्ड था थ्रू एंड विद द पीपल। पार्कर के डेफिनेशन में क्या वर्ड है? डन थ्रू द पीपल। ठीक है, तब आप क्या टिक करके आओगे? मैरी पार्कर फॉलेट। तो देखो मैंने यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखा है। पॉइंट नंबर 1 यानी कि जो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन किसके? जॉर्ज टेरी। तो अगर आप देखोगे कि मैनेजमेंट के डेफिनेशन में क्या वर्ड दिया हुआ है? डिस्टिंक्ट प्रोसेस। क्या वर्ड दिया हुआ है? डिस्टिंक्ट प्रोसेस। तो देखो ना, मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो क्या है? वही आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये डेफिनेशन को ना अलग अलग लैंग्वेज में घुमा घुमा के दिया हुआ है, अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने लिखा है। तो एक डेफिनेशन जॉर्ज टेरी का है, तो डिस्टिंक्ट प्रोसेस वर्ड रहेगा। क्या वर्ड रहेगा बताओ? डिस्टिंक्ट प्रोसेस। तो ये डेफिनेशन किसने लिखा है बताओ? जॉर्ज टेरी ने। ये डेफिनेशन किसने लिखा है? जॉर्ज टेरी ने। फिर अगर मल्टीपर्पज वर्ड रहेगा, क्या वर्ड रहेगा बताओ? मल्टीपर्पज। ठीक है, क्या वर्ड रहेगा बताओ? पीटर ड्रकर ने क्या बोला? मल्टीपर्पज वर्ड। तो देखिएगा मल्टीपर्पज ऑर्गन वर्ड है, तब क्या बोलोगे? पीटर ड्रकर। ठीक है, तो इतना सारा देखो मैंने आपको डेफिनेशन लर्न करवा दिया। आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल एंड विद द पीपल, कून्स। फंक्शन वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा, टू मैनेज इज टू प्लान, टू फोरकास्ट, टू कंट्रोल, हेनरी फेयोल। लेकिन अगर वही आर्ट वर्ड लिखा हुआ रहेगा, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल, वहां पे विथ वर्ड नहीं है, तब क्या बोलोगे? मैरी पार्कर फॉलेट। और अगर डिस्टिंक्ट प्रोसेस वर्ड है तो जॉर्ज टेरी, मल्टीपर्पज ऑर्गन है तो पीटर ड्रकर। तो प्लीज मुझे बताओ ये सब क्लियर है कि नहीं? सारे डेफिनेशन लर्न हो गए कि नहीं? फटाफट बता दो, सारे डेफिनेशन लर्न हो गए कि नहीं? एकदम क्लियर है कि नहीं? बताओ वेरी क्विकली, टेल मी। सारे डेफिनेशन लर्न है कि नहीं? पर फटाफट नजर घुमा लो, फटाफट नजर घुमा लो, फटाफट नजर घुमा लो, वेरी क्विकली, very quickly. So you know this is a mission where I will be trying to cover your each and every topic, so I have to go a bit faster. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आराम से एकदम और स्लो मोशन में पढ़ाऊं। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऑल राइट।
कोई डाउट है? पूरा पिक्चर क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग पता है क्या डिस्कस करेंगे, एक बार फटाफट ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले ना, वो हम लोग मैथ से भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट का मैथ में एक एक चीज लिखा हुआ है, हमें डरने का कोई बात नहीं है। देखो हैरोल्ड कुंज ने क्या बोला था, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल एंड विद द पीपल, दोनों है। फिर हेनरी फ्योल ने एक बुक लिखा, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट। पीटर ड्रकर के वर्ड में मैंने क्या बोला, मल्टीपर्पज ऑर्गन वर्ड रहेगा। डिस्टिंक्ट प्रोसेस है तो क्या टिक करके होगे, जॉर्ज आर टेरी, है ना। और देखो मैंने बोला था कि मैनेजमेंट, पार्कर जो है उसने सेम ही डेफिनेशन दिया। कौन सा सेम डेफिनेशन दिया, जो ऑलमोस्ट आपका किसने दिया था बताओ मुझे, कून्स ने दिया था। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल। यहाँ पे खाली क्या वर्ड मिसिंग है बताओ, विद द पीपल। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, एकदम क्लियर है। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज ये समझना है कि मैनेजमेंट करने का मतलब क्या हुआ, आप दूसरों को मैनेज कर रहे हो, यानी दूसरों से अपना काम करवा रहे हो। क्योंकि मैनेजर, एक टॉप लेवल मैनेजर सारा काम खुद से नहीं कर सकता, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है वो सारा काम खुद से नहीं कर सकता, तो उनको दूसरों का हेल्प लेना पड़ेगा, डेलीगेशन करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। तो यही सेम डेफिनेशन को ना बार बार अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग ऑथर ने लिख कर दिया है, जो हमने अभी फिलहाल डिस्कस किया। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक कि पूरा क्लियर है? इज दिस क्लियर और नॉट? वेरी क्विकली प्लीज इन्फॉर्म इन द चैट बॉक्स, इज दिस क्लियर और नॉट? वेरी क्विकली टेल मी, वेरी क्विकली टेल मी कि क्लियर है कि नहीं। कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है ना? यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, पता है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, अलग अलग मैनेजमेंट का थ्योरीज है। क्या क्या थ्योरी है हम लोगों ने किया था, मॉडर्न मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो ये अलग अलग थ्योरीज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं बताओ, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने डिस्कवर किया, हु टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आता है कि किसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी को प्रपोज किया, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप क्या बोलोगे? F.W. टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, F.W. टेलर। क्या बोलोगे बताओ? फ्रेडरिक टेलर, यानी क्या हो गया? F.W. टेलर। ठीक है, क्या बोलोगे? F.W. टेलर। क्या बोलोगे बताओ? F.W. टेलर। अब ध्यान से सुनना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या बात बोला गया। What were the points that were discussed under scientific management? Scientific management was propagated by F.W. टेलर। उसने क्या क्या बोला? सबसे पहले बोला ना कि जो रूल ऑफ थंब है ना उसको रिप्लेस करो साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग वर्क से। इसका मतलब क्या हुआ मैम, कि हर एक चीज का जो काम करने का तरीका है ना उसका आप एक स्टैंडर्ड तरीका, एक साइंटिफिक तरीका पहले से असाइन कर दो, और सारे एम्प्लॉयज को ना वो टास्क को उसी साइंटिफिक वे से करना है, रूल ऑफ थंब से नहीं कि जैसे मन हुआ ट्रायल एंड एरर करके कर लिया। There should be a scientific way of doing work and every person in the organization should discharge the work in according to that scientific manner. दूसरा, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है ना उनको आप साइंटिफिकली ट्रेन करो। ट्रेनिंग इज वेरी एसेंशियल। अगर आप एम्प्लॉइज को ट्रेन करोगे ना तो इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट एन अवेयरनेस कि काम कैसे करना है। तो साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। तीसरा क्या हुआ कि जितने भी एम्प्लॉइज है ना उनको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करो, रेगुलेट करो उनके बिहेवियर को। सो मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉय। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है, हार्मोनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है ना दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। सोच रहे, डिसीजन ले रहे टॉप लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन कर रहे मिडिल और लोअर, तो दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए और दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बोला बताओ, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स बोला गया। देयर शुड बी अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग वर्क, रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस, साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज होना चाहिए, एम्प्लॉइज की बिहेवियर को आपको रेगुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, एंड देयर शुड बी परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, एंड देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ थिंकिंग फ्रॉम डूइंग। तो ये मेरा पूरा क्या हो गया बताओ, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि किसने डिस्कवर किया था बताओ, फ्रेडरिक टेलर, F.W. टेलर। बताओ क्लियर है कि नहीं, यहां तक पूरा सेशन क्लियर है कि नहीं? F.W. टेलर। तो हमने डिस्कस किया क्या बताओ, कि रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना है साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग वर्क से, हार्मोनी होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर्स को मॉनिटर करना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए एम्प्लॉइज का। तो ये सब ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, आप टेंशन मत लेना। नेक्स्ट अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिकल थ्योरी बाय हेनरी फेयोल। क्लासिकल थ्योरी विच वाज गिवन बाय हेनरी फेयोल। अब ध्यान से सुनना, हेनरी फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिया। हेनरी फेयोल कौन था? एक फ्रेंच इंजीनियर था
मैंने बोला ना वो जो बुक भी लिखा था अभी जो डिस्कस किया बुक का नाम, दैट वाज अ फ्रेंच बुक, ठीक है। तो जो हेनरी फेयोल है वो एक फ्रेंच बंदा था, ठीक है, ही वाज अ फ्रेंच पर्सन जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिया। सो इज आल्सो कॉल्ड एज अ फाउंडर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इनको क्या बोला गया? क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसने कितना प्रिंसिपल दिया? 14 प्रिंसिपल। तो एक एक करके आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि 14 प्रिंसिपल क्या क्या है। ये तो बहुत ईजी है ना, आपने पहले भी पढ़ा और आपको आता भी होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क आप समझते हो ना कि एक ही लेबर पे सारा काम मत सौंपो, लेबर्स जितने भी है उनके बीच में वर्क को डिवाइड कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा वर्क का डिविजन करोगे ना स्पेशलाइजेशन होगा, और अगर स्पेशलाइजेशन होगा तो उसकी वजह से क्वालिटी वर्क होगा, है ना, वर्क का क्वालिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है हेनरी फेयोल का? डिविजन ऑफ वर्क। फर्स्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट व्हाट? डिविजन ऑफ वर्क। दूसरा प्रिंसिपल क्या? अथॉरिटी। Now what does the word authority means? Authority word का मतलब क्या हो गया? Authority is a power, is a right to issue order, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि आपने बोला ना कि आपने सेल्स डिपार्टमेंट का एक सेल्स हेड असाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो अब सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या बोल रहे हैं ना, यार ये कौन है सेल्स हेड, हम इसका बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर टॉप लेवल मैनेजर ने सबके सामने इंट्रोड्यूस किया कि ये सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, मिस्टर एक्स इज द हेड ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, और जितने भी बंदे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे? ये सेल्स हेड को। सो इन दैट मैनर यू हैव गिवन एन अथॉरिटी टू द सेल्स हेड। अब जो सेल्स हेड है वो जो भी ऑर्डर देगा उसको किसको फॉलो करना पड़ेगा? किसका उसको ओबीडियंस करना पड़ेगा? सारे जो उसके लोअर लेवल इंप्लॉइज है उनको ओबीडियंस, उनको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस व्हिच इज बीइंग इशूड बाय द हेड ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? आपने पावर दिया है सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को ऑर्डर इशू करने का। सो अथॉरिटी मींस व्हाट? राइट टू इशू ऑर्डर एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। राइट टू इशू ऑर्डर एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो यानी आप ऑर्डर दे रहे हो और आपकी एम्प्लॉइज आपको क्या करेंगे? दे विल बी अबाइडिंग यू, ठीक है, यानी उन लोग क्या होंगे? आपकी तरफ ओबीडियंट होंगे। सो दैट इज मेंट बाय द वर्ड अथॉरिटी। तो आप जब भी किसी को अथॉरिटी देते हो ना, तो अथॉरिटी तभी इफेक्टिव होगा जब आपने सामने वाले को क्या दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है। सो देयर शुड ऑलवेज बी अ पैरिटी बिटवीन थ्री टर्म्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों चीजों के बीच में क्या होना चाहिए? पैरिटी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बताओ? डिसिप्लिन। ऑब्वियस बात है, डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि आपको ना एक काम करने का डेडलाइन सेट करना है। आपने अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे दिया कि ये टास्क करना है, बट डेडलाइन नहीं सेट किया या ऑर्डर ठीक से दिया नहीं। सो डू यू थिंक कि ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली? नेवर। सो यू हैव टू सेट अप द डेडलाइन, टारगेट व्हिच योर एम्प्लॉइज आर कंपेल्ड टू अचीव। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? वेरी क्विकली टेल मी। यूनिटी ऑफ कमांड नाम से समझा, यूनिटी मतलब वन, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन। तो यहां बेसिकली बोला गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑलवेज यू शुड इंश्योर कि वन एम्प्लॉय शुड ऑलवेज हैव वन बॉस। एक एम्प्लॉय का एक बॉस ही होना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को मल्टीपल कमांड्स मिलेंगे मल्टीपल बॉसेस से, तो वो एम्प्लॉय बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, यार बॉस एक्स का बात माने कि बॉस वाई का? बॉस एक्स का बात मानेंगे तो वाई नाराज हो जाएगा, वाई का बात मानेंगे तो जेड नाराज होगा। अरे भगवान, मेरे को एक ही बॉस दो चलेगा, एक ही बॉस दो भाई, मेरे लिए एक ही बॉस ठीक है। यस बॉस, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? अब मान लो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक कॉमन गोल है। कॉमन गोल क्या है कि इस बार हमें ईस्टर्न रीजन में अपना सेल्स टारगेट रखा है कि वाटर प्यूरिफायर 1 लाख यूनिट बेचना है। मेरा कंपनी क्या चीज का है? वाटर प्यूरिफायर बेचने का। तो ईस्टर्न रीजन में मैंने टारगेट रखा है कि मुझे 1 लाख यूनिट ही बेचना है। तो अब ये तो एक कॉमन गोल है ना। तो अब मैंने क्या किया ना, अलग अलग जो भी ईस्टर्न मेरे जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव थे ना, उन्हें अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझा दिया। उसको बोला आप ऐसे मार्केटिंग करो, उसको बोला ऐसे मार्केटिंग करो। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा टास्क का। तो एक ही जो कॉमन टास्क है ना, उसका एक्टिविटीज जो है, उसका जो फर्दर मैं ग्रुप्स क्रिएट कर रही हूं, शुड बी हेडेड अंडर वन कॉमन ग्रुप। एक ही हेड के अंदर मुझे उसको क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, नहीं तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाएगा। सो दैट इज मेंट बाय द वर्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो एक टास्क जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है should be headed under one direction. So that is meant by the word unity of direction. यानी उसका एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही मैनेजर होना चाहिए, एक ही बंदा को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक ही बंदा को लीड करना चाहिए। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये तो बहुत जाहिर सा बात है कि अगर इंप्लॉइज अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन का रियल ऑब्जेक्टिव कभी अचीव हो पाएगा? नेवर।
तो हमें हमेशा याद रखना है कि आवर इंटरेस्ट, आवर पर्सनल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन नॉट एन अपर हैंड बट शुड बी गिवन अ लोअर हैंड। सारे जितने भी बंदे हैं सबको इस तरह से ट्रेनिंग देना है कि उन्हें जो भी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करना है। दे शुड नॉट सी देयर पर्सनल इंटरेस्ट। और कितनी बार पर्सनल राइवलरी के बीच में पता है क्या होता है, कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो इग्नोर हो जाता है। जैसे मान लो कि 2 सेल्स डिपार्टमेंट है, अब ये वाला सेल्स डिपार्टमेंट सोच रहे अगर इसका टारगेट ज्यादा हो गया ना तो बॉस जो है इसका प्रमोशन कर देगा, तो लोग आपस में राइवलरी की वजह से ना एक दूसरे का नुकसान करने लग जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी तो फॉल हो रहा है। तो ये सब कभी नहीं करना है। तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा दबा के रखो व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रेम्युनरेशन। सो आप एक चीज बताओ ना, कोई भी बंदा ऑनेस्टली कब काम करेगा, जब आप उसको अच्छा पे पैकेज दे रहे हो। अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करो बट उसके लिए उसके हिसाब से आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हो तो कितना दिन मन लगाकर काम करेगा। आपने मोटिवेशन मेरे से पता है तो आपको पता है यार मॉनिटरी इंसेंटिव भी तो चाहिए, खाली ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। तो रेम्युनरेशन। फिर सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या बोल रहा है कि जो बड़े बड़े डिसीजन है ना वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी ही लेगा, ठीक है। वहां पे आप डिसेंट्रलाइजेशन मत करो। जो कंपनी के लॉन्ग टर्म डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, यू शुड ऑलवेज एंश्योर कि दो स्ट्रेटेजिक डिसीजन शुड ओनली बी टेकन बाय वन बॉस, ठीक है। स्केलर चेन आपको पता है, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज वेल एज ऑर्डर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यानी एक स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने बोला ये कंपनी का सीईओ है, ठीक है। सीईओ ने इंस्ट्रक्शन दिया, किसको इंस्ट्रक्शन दिया, मान लो कंपनी का मेन मैनेजर को। मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया किसको, असिस्टेंट मैनेजर को। असिस्टेंट मैनेजर ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया, डिपार्टमेंटल हेड को। डिपार्टमेंटल हेड ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया, एम्प्लॉइज को। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे एम्प्लॉइज डायरेक्टली क्या है, सीईओ से नहीं बात कर सकता कंपनी का। एम्प्लॉय को अपने इमीडिएट बॉस से बात करना होगा जो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का इमीडिएट बॉस डिपार्टमेंटल हेड है, उसका इमीडिएट बॉस असिस्टेंट मैनेजर। एंड सो हाउ द हायरार्की इज फॉलोड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर चेन ऑफ कमांड। फिर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आपको पता है कि हमें प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, क्लीननेस मेंटेन करना चाहिए। इक्विटी मतलब ऑल द एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। कोई कास्ट, क्रीड या कॉम्प्लेक्शन के बेसिस में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी ऐसा नहीं है कि आपने आज एक बंदे को रखा काम में, 2 महीने बाद उसको हटा दिया, फिर दूसरे बंदे को रखा 3 महीने बाद हटा दिया। जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करना है, नहीं तो आप कभी भी एम्प्लॉय के संग अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाओगे। यू शुड ऑलवेज गिव एन अश्योरेंस अबाउट द जॉब सिक्योरिटी टू योर एम्प्लॉयज। सो दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इनिशिएटिव का मतलब क्या, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज है ना उन्हें भी आप मौका दो। क्या चीज का मौका दो, कि वो सोच सके, समझ में आ रहा है, इनिशिएटिव ले सके। वो कोई अगर मान लो they want to discuss about some important points which are coming into their mind, they should be given an independence and liberty कि उन लोग भी अपना ओपिनियन, अपना इनोवेशन शेयर कर सकते हैं टॉप लेवल मैनेजर के संग। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोराले बूस्ट अप होगा। एस्पेरेट डी कॉप्स का आपको मतलब अच्छे से पता है, यूनिटी स्ट्रेंथ है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो जितना ग्रुप बनाकर अच्छे से काम करोगे, यूनियन बनाकर अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल टीम मेंबर की तरह काम करेगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट द टर्म एस्पेरेट डी कॉप्स। तो बताओ मुझे, क्लियर है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिकल थ्योरी। जो किसने दिया, एक फ्रेंच इंजीनियर। फ्रेंच इंजीनियर का नाम क्या था, हेनरी फेयोल। लर्न हुआ यहां तक। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसने दिया था, FW टेलर ने। किसने दिया था, FW टेलर। अब ध्यान से सुनना, हेनरी फेयोल का डेफिनेशन हमने किया था ना, टू मैनेज इज टू प्लान, टू फोरकास्ट, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कंट्रोल। तो ये पांचों फंक्शन किसने दिया, ऑल दीज 5 फंक्शन वर गिवन बाय हुम, हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल का 5 फंक्शंस क्या होता है मैनेजमेंट का, फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कंट्रोल करना। तो ये 5 फंक्शंस किसने दिया, हेनरी फेयोल ने। याद रहेगा। तो हम लोगों ने अलग अलग थ्योरी पढ़ा मैनेजमेंट का। एक हमने साइंटिफिक थ्योरी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ, क्लासिकल थ्योरी पढ़ा, दैट वाज गिवन बाय हुम, हेनरी फेयोल। और साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज गिवन बाय FW टेलर। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट डज द वर्ड ब्यूरोक्रेसी मींस। ब्यूरोक्रेसी का मतलब पता है क्या होता है, जहां बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहां बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन पे बिलीव किया जाता है।
जहाँ पे बहुत ज्यादा सारे काम को हमें वो स्टैंडर्ड और रूल्स के हिसाब से करना है. दे आर बिलीविंग इन टू मच ऑफ स्पेशलाइजेशन. काम को वैसे ही करना है जैसे बताया गया है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलेगा, है ना. यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएटेड है. दे ऑल्सो डू नॉट बिलीव इन क्रिएटिंग इनफॉर्मल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय. इन्हें लगता है कि इनफॉर्मल रिलेशन नहीं होना चाहिए. खाली इंप्लॉयज अगर बातचीत कर रहे हैं ना, सो दे शुड टॉक फॉर्मली. बट आपको पता है क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बिना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के सरवाइव कर सकता है? नहीं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन. क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लोगों को चाहिए टू रिलीज देयर मेंटल प्रेशर. अब आप जैसे मान लो ट्यूशंस करने जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो फॉर्मली हम लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए ना कि हमारे एक फ्रेंड ग्रुप बने, हम इधर उधर का गॉसिप करें, चिटचैट करें, जिससे हमारा थोड़ा मेंटल रिलैक्सेशन हो सके. तो सो द सेम हैपेंस विद ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ब्यूरोक्रेसी, ये ह्यूमन रिलेशंस, इनफॉर्मल रिलेशंस के एकदम अगेंस्ट है. और ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन पे बिलीव करता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज पे बिलीव करता है, टेक्निकल स्किल पे बिलीव करता है. तो यहाँ बोलता है प्रमोशन जितने भी होते हैं ना, शुड बी बेस्ड ऑन स्किल्स, टेक्निकल एक्सपर्टाइज. ठीक है. तो ये थ्योरी 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बोला. बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन, टास्क को एकदम मतलब हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन से करना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलेगा. और फॉर्मल हायरार्की फॉलो करना है, स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो करना है. ठीक है. बहुत ज्यादा फॉर्मल सिलेक्शन होगा. तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स है ना, यहाँ पे हमें सबका क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगा. समझ में आ रहा है? टू मच ऑफ रूल्स, दे आर एम्फसाइजिंग ऑन टू मच ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन. और यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जितने भी प्रमोशंस होंगे ना, दे विल बी बेस्ड प्योरली on the rules and regulation and on the qualification and technical expertise of the employee and not on emotions. कि एम्प्लॉय को ना बहुत साल हो गया काम करते हुए, गरीब है, इसको प्रमोशन दे दो. तो यहाँ इमोशंस का बात नहीं हो रहा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस का बात हो रहा है. सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का बात हो रहा है? परफॉर्मेंस का. परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको प्रमोशन मिलेगा. स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो होगा, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा. ठीक है. तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशंस को पूरा ओवरडू किया है. क्लियर? अब ध्यान से सुनना. जनरली ये जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है ना, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलता है. टू बी वेरी फ्रैंक, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है. कहां पे चलता है बताओ? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो एग्जाम में कितनी बार आता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का कौन सा थ्योरी चलता है? आप बोलोगे ब्यूरोक्रेटिक. ठीक है. तो हमने 3 थ्योरी कर लिया. साइंटिफिक मैनेजमेंट किया, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी किया, जिसको हम लोग मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और हमने क्या किया बताओ? और एक चीज, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट, एल्टन मेयो का ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो एल्टन मेयो क्या बोलता है? मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल. तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? लोगों के बिहेवियर को मैनेज कर रहे हैं. तो एक मैनेजर को बोला गया ना, साइकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने का उसके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके पास एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो ह्यूमन के इमोशंस को समझ सके, तभी वो ह्यूमन को मैनेज कर पाएगा. क्योंकि मैनेजमेंट के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल एंड विद द पीपल. तो अगर आप ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं समझ पाओगे तो उन्हें मैनेज कैसे कर पाओगे? तो इसलिए एल्टन मेयो ने फोकस किया ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, कि वर्कर्स को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो, उन्हें मोटिवेट करके, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करके, उनके संग अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करके. तो ऑल्दो मैंने बोला मैक्स वेबर इज टोटली अगेंस्ट इनफॉर्मल रिलेशन, लेकिन ऑन द अदर हैंड एल्टन मेयो इज टोटली टॉकिंग अबाउट कि हम लोग ह्यूमन रिलेशन को कैसे क्रिएट करें, इनफॉर्मल ग्रुप्स को कैसे क्रिएट करें, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करें. एंड इज फोकसिंग कि इट इज नॉट ऑलवेज मनी विच कैन मोटिवेट यू. मनी के बाहर भी बहुत चीज होता है जो लोगों को चाहिए. रेप्यूटेशन, रिकॉग्निशन, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. तो उसके लिए एक मैनेजर को साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब चीजों का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए. सो एल्टन मेयो टॉक्ड अबाउट दैट. क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम थ्योरी के बारे में. किसने प्रोपोगेट किया? लुडविग वॉन. क्या नाम है बताओ? लुडविग वॉन. ठीक है. तो लुडविग वॉन ने क्या बोला? जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम. यू नो व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम शब्द का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. सिस्टम क्या होता है? सपोज करो, इफ आई टॉक अबाउट अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. जैसे कंप्यूटर है, हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड से इनपुट का फीड करते हैं. फिर कीबोर्ड में जो कंप्यूटर रहता है, मेरा एक प्रोसेसर रहता है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, जो इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर उसको किस में कन्वर्ट करता है? आउटपुट में, है ना. फिर वो आउटपुट को आपको दे देता है.
यूजर को, और यूजर क्या देता है, फिर फीडबैक देता है. सो दिस इज हाउ यू नो अ सिस्टम वर्क. तो सिस्टम का काम क्या है, इनपुट को प्रोसेस करना और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना. जैसे ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम. हमारा दिमाग क्या करता है, इज एक्टिंग एज अवर प्रोसेसर. हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन. जैसे आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हो, है ना. तो एक बात बताओ, ये जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आप कैसे समझ पा रहे हो कि ये लेक्चर हमारे दिमाग में जा रहा है. आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, मेड्यूला ओब्लंगाटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब इंटरप्रेट करके आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है ना. समझ में आ रहा है. तो ब्रेन इज एक्टिंग एज अ प्रोसेसर. आपका ईयर क्या कर रहा है और आपका आईज क्या कर रहा है, कीबोर्ड की तरह आपका इनपुट ले रहा है, माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है और रिटर्न में आपको आउटपुट दे रहा है. तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इट इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सिस्टम. वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंपोनेंट्स है, दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर. ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर कौन हो गया, इंप्लॉइज, मैनेजर, कस्टमर, सप्लायर, सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव हो सके. तो अब अलग अलग कंपोनेंट्स आपको पता है क्या होता है, रॉ मटेरियल, मनी, सप्लायर, पीपल, इंफॉर्मेशन, दीज आर द कंपोनेंट्स, है ना. हमने आगे चैप्टर में पढ़ेंगे और मैंने मेन क्लासेस में पढ़ाया भी था. इन्वायरमेंट का दो कंपोनेंट क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का दो कंपोनेंट क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो. तो बताओ यहां तक पूरा क्लियर है कि नहीं. फिर उसके बाद एक्स एंड वाई थ्योरी. ठीक है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई विच वाज गिवन बाय मैकग्रॉगर. तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया था दो टाइप के वर्कर होते हैं. ये सब मोटिवेशन थ्योरी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में. थ्योरी एक्स वर्कर जो होते हैं ना, एकदम कामचोर टाइप के होते हैं. दे हैव गॉट इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क. तो हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए हम क्या थ्योरी लगाते हैं, मार मार के उन्हें पढ़ाते हैं, डंके की चोट पर पढ़ाते हैं. नहीं पढ़ोगे ना तो देखो पेरेंट्स कॉल कर देंगे. एकदम मतलब एनर्जी लेवल हमारा सेशन में क्यों हाई रहता है, ताकि जो बच्चे नहीं भी पढ़ना चाहे ना उनके कान में भी हमारा लेक्चर चला जाए. सो व्हाई द एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट so that those students who have got inherent dislike for studies, they also start liking the study. तो मार मार के डांट डांट कर उन्हें पढ़ाया जाता है. तो अभी जो बच्चे सो रहे थे पक्का जाग गए होंगे ये लेक्चर सुनने के बाद. दूसरी तरफ होते हैं थ्योरी वाई वर्कर, जो बहुत ज्यादा वेट करते हैं. जैसे अभी कुछ बच्चों ने लिखा, मैम वी वर वेरी मच एक्साइटेड, वी वर वेटिंग फॉर द मिशन SM. अब कब लोगे, हम लोग को बेसब्री से इंतजार था. तो उन लोग के अंदर ना बहुत ज्यादा एम्बिशन होता है. दे एंजॉय वर्क, उन्हें काम करना पसंद है. दे आर सेटिस्फाइड विद द वर्क. जितना ज्यादा मेहनत करते, जितना ज्यादा पढ़ाई करते, उतना ज्यादा मजा आता है. तो वो कौन से वर्कर हो गए, थ्योरी वाई. सो दिस वाज गिवन बाय मैकग्रॉगर. ये किसने दिया था, मैकग्रॉगर. फिर क्या, जॉर्ज आर टेरी. फिर क्या बताओ, जॉर्ज आर टेरी. जॉर्ज आर टेरी ने इलाबोरेट किया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को. ठीक है, उसने एक बुक लिखा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो जॉर्ज आर टेरी ने एक बुक लिखा विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कब लिखा, 1968 में. तो इन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा इलाबोरेट करके बताया. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ही टॉक्ड अबाउट द 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये सारे फंक्शंस हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. क्लियर है यहाँ तक. फिर उसके बाद याद है मैंने बोला था कून्स एंड ओडोनेल. कून्स एंड ओडोनेल है ना, उन्होंने प्लानिंग बोला, ऑर्गेनाइजिंग बोला, कंट्रोलिंग बोला, डायरेक्टिंग बोला और एक पॉइंट क्या बोला, स्टाफिंग. तो ये 5 कोर फंक्शंस है मैनेजमेंट का विच वाज गिवन बाय कून्स ओडोनेल. ठीक है, कून्स एंड ओडोनेल. तो हम लोगों ने 3 जन का नाम किया. हेनरी फेयोल के डेफिनेशन में मैनेजमेंट क्या क्या बोलता था, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू डायरेक्ट, टू कमांड, ये सब था ना. फिर हमने पढ़ा क्या बताओ कि जॉर्ज आर टेरी ने 4 फंक्शन बोला. तो 4 फंक्शन क्या क्या बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. और कून्स एंड ओडोनेल ने क्या बोला, ये चारों बोला और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या डाल दिया, स्टाफिंग. तो हम लोग को यही 5 फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करना है. तो बताओ यहां तक पूरा लेक्चर क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. देखो, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर. एल्टन मेयो, ह्यूमन रिलेशनशिप. सिस्टम थ्योरी, लुडविग वॉन. मैकग्रॉगर, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई वर्कर. जॉर्ज टेरी ने बोला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कून्स एंड ओडोनेल ने 5 फंक्शन बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो आप देख रहे हो जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं एकदम मैं बोलूंगी इसको बर्ड्स आई व्यू में यहाँ पे दिया हुआ है नोट्स में मेरे. ये नोट्स को मैं पिन कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब हम लोग एक एक करके मेन फंक्शंस डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ, प्लानिंग. सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्लानिंग. तो अब ध्यान से सुनना, प्लानिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग. जैसे आपने भी
डिसाइड किया कंपनी सेक्रेटरी करना है तो आप करने लग गए क्या? डायरेक्टली जाके फॉर्म भर दिया क्या? नेवर। आपने सबसे पहले प्लानिंग किया होगा। मैम प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर, इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आपने अपना पूरा दिमाग लगाया होगा कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। द मोमेंट यू क्लियर्ड योर क्लास 12 एग्जाम, आपने अलग अलग कोर्सेज देखे होंगे, ये कोर्स करे कि वो कोर्स करे, हर एक कोर्स का प्रोस एंड कॉन देखा होगा और फिर अपना स्वॉट एनालिसिस किया होगा कि मेरा स्ट्रेंथ किस कोर्स में है। तो सब चीजों करने के बाद आपने प्लान किया कि यस हमारे लिए सीएस कोर्स बेस्ट है, तो इस तरह से आपने एक डिसीजन लिया। तो प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है। प्लानिंग मतलब क्या? तो आपने सीएस सोचा करेंगे, तो सीएस बन गए क्या? नहीं, ये तो फ्यूचर डिसीजन है ना। तो प्लानिंग मतलब क्या हुआ? जब आप फ्यूचर के लिए ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, फ्यूचर के लिए गोल्स बना रहे हो, फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करो, विजन सेट करो, मिशन सेट करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो हर एक चीज का प्लानिंग करना पड़ता है कि पैसा कहां से आएगा। आपने बोला यार सीएस करना है तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? चलो हमारा स्ट्रेंथ बहुत है लॉ में, हमें लॉ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फाइनेंशियल कैपेसिटी भी तो चेक करना होगा। हर साल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, एग्जामिनेशन फीस लगता है, ट्यूशन फीस लगता है, तो ये सब है कि नहीं? फिजिकल रिसोर्सेज है, हमारे लिए एनवायरमेंट जो है सपोर्टिव है क्या? मम्मी पापा हमारे फेवर में हैं, तो फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब है कि नहीं? जो हमने सोचा वो प्लान कर पाएंगे कि नहीं, एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं? और अगर आप प्लानिंग अच्छे से कर लोगे ना तो आपका काम पूरा अच्छे से हो जाएगा। हैव यू हर्ड अबाउट दैट प्रोवर्ब, वेल प्लान इज हाफ डन। अगर प्लानिंग अच्छा हुआ है ना तो एग्जीक्यूशन डेफिनेटली अच्छा होगा। क्लियर है? सो प्लानिंग क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हो गया, जहां हम लोग टारगेट सेट करें, बजट सेट करें, एस्टिमेट करें कि हमारा फ्यूचर में क्या करना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट? और प्लानिंग करने के लिए हमें फोरकास्टिंग भी करना पड़ता है। अब जैसे सपोज करो मैंने प्लान किया कि मुझे टीचिंग इंडस्ट्री में आना था, तो ऑब्वियसली मैंने अपना रेवेन्यू को फोरकास्ट किया होगा कि मेरे पास कितने बच्चे पढ़ने आएंगे, मेरा रेवेन्यू कितना होगा, मेरा कॉस्ट कितना लगेगा, क्या मैं अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाऊंगी कि नहीं, तो सब चीज मैंने सेट किया कि नहीं किया। सो प्लानिंग मीन्स व्हाट? यू हैव टू सेट योर टारगेट्स, गोल्स, बजट। तो मैंने टारगेट सेट किया होगा कि ना विद इन अ मंथ मेरे इतने बच्चे हो जाएंगे, इतने स्टूडेंट को मैं टारगेट रखूंगी, ये मेरे टारगेट ऑडियंस रहेंगे। तो मुझे गोल सेट करना पड़ता है, केपीआई सेट करना पड़ता है, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, मेरे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, क्या हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में लॉस कितना हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब ध्यान से सुनना, प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। कैन यू एवर फोरकास्ट विथ एक्यूरेसी? कोई भी चीज का प्लानिंग एक्यूरेसी के संग कर सकते हो? आंसर इज नेवर। देयर आर ऑलवेज सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी टू व्हिच यू आर अटैच्ड टू। अब जैसे सपोज करो किसी ने कभी भी सोचा था कोरोना वायरस आ जाएगा, नेवर, किसी ने सोचा था कोरोना आ जाएगा, समझ रहे हो? तो मान लो कि कोई एक बंदा जो रेस्टोरेंट खोलने वाला था और अचानक कोरोना आ गया, तो उसका तो बिजनेस पूरा ठप हो गया होगा ना। तो प्लानिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग का स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, गोल सेट किया। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि आपको क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी, आपके दिमाग में आ रहा था मैं यार कंपनी सेक्रेटरी करना है। सो सबसे पहले आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया। सबसे पहले क्या किया आपने, ऑब्जेक्टिव। और एक बात बताओ ना, सपोज करो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, क्लास 12 पास हो गया, अब क्या बोल रहे हो, हम ना इंजीनियर बनेंगे। हमने अपना गोल सेट कर लिया, हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, मम्मी पापा आ जाओ हम लोग जो है ना इंजीनियर बनेंगे। 11 12 कॉमर्स लेके पढ़ा, 9 10 कॉमर्स लेके पढ़ा, अब इंजीनियर बन जाओगे? मदिरापन किया है क्या सर के भाषा में? तो यानी आप जो भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हो ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फीजेबल होना चाहिए और रिलायजेबल होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रहे हो, अब अचानक से बोलो हम ना एक्टर बनेंगे, मुंबई जाएंगे। अरे जो चीज आपके हाथ में, जो आपको लग रहा है फीजेबल है ना, गिवन द कंडीशंस ऑफ द मार्केट, देन ओनली इट इज अचीवेबल ना। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करोगे ना, वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फीजेबल होना चाहिए, इन टर्म्स, इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो, चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट में हो, चाहे ह्यूमन एस्पेक्ट में हो। ठीक है, फिर दूसरा, आज मैंने प्लान किया कि मम्मी मुझे ना कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करना है। ये बहुत ही उम्दा कोर्स है, उम्दा मतलब जबरदस्त कोर्स है। अभी फ्यूचर रोल भी जो है ना कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ज्यादा भर है और बहुत ज्यादा ब्राइट प्रोस्पेक्ट है, सैलरी भी बहुत हाई होने वाला है, और वो दिन दूर नहीं है कि हर एक कंपनी को सीएस रिक्रूट करना ही पड़ेगा। तो अब आप सारे दिमाग में अजम्पशन सोच रहे हो कि अभी हम लोग अगर ये कोर्स ज्वाइन करेंगे और हर एक अटेम्प्ट में हम लोग क्लियर हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितना साल लगेगा कोर्स करने में? 3 साल लगेगा। जवाब आया। फिर अभी जो ये इन्वायरमेंट है, ये देख के लग रहा है कि हमारे साथ एमईपीएल है,
हमने पूरा रिसर्च किया इंडस्ट्री में, MEPL इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। तो MEPL का हाथ पकड़ लेंगे ना तो वो हमारा हाथ क्या पूरा मतलब हमारे को गोदी में उठाकर एग्जाम में बैठाकर आएगा। तो ये सारे प्रीमाइसेस आप देख रहे हो, सारे इवेंट्स हमारे फेवर में है कि नहीं। और रहा बात पैसा का, तो मम्मी ने बोला था कि आपके लिए ना बच्चे FD जमा करके रखे हैं, जो अभी राइट टाइम आ गया तोड़ने का आपके पढ़ाई के लिए। तो मम्मी ने पैसा जमा कर रखा है, तो हम अच्छे से जो है पढ़ाई वढ़ाई लिखाई कर लेंगे, पैसा का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, और फिर फाइनेंशियल दिक्कत तो है ही नहीं, और फिर उसके बाद सपोर्ट वाइज भी पढ़ाने लिखाने का भी कोई दिक्कत नहीं है, MEPL इंस्टीट्यूट है ही बेस्ट। और फिर उसके बाद रोल में भी कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये सारे दिमाग में मैंने क्या सोचा, अजम्पशन सोचा। और PGVG का भी कोई टेंशन नहीं है, सब मिल जाएगा। हम लोग फेस टू फेस बैच चालू करने वाले जाकर MEPL में। तो दिमाग में ये सारे अजम्पशंस आने लग गए। तो ये अजम्पशन को प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। सो प्रीमाइसेस आर द अजम्पशन इन विच यू आर ट्राइंग टू मेक द प्लान। तो अजम्पशंस आर व्हाट, सोशियो फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस, इंटरनल प्रीमाइसेस। सो प्रीमाइसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, टैंजिबल इंटैंजिबल। तो अलग अलग टाइप के प्रीमाइसेस होते हैं अजम्पशन। अब एक्सटर्नल प्रीमाइसेस आप खुद सोचो ना, अचानक से कोरोना आ गया, फिर से लॉकडाउन लगे, ये आपके कंट्रोल में है क्या, नहीं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। इंटरनल क्या हो गया, जो आपके दिमाग का हलचल है, कभी बोल रहे हो यार टर्म डेफर कर देते, कभी बोलते हो इसी टर्म में दे दे, तो ये तो आपके ऊपर है, आपके बॉडी का कंट्रोल, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ये आपका थॉट प्रोसेस है। तो ये इंटरनल प्रीमाइसेस हो गया। क्लियर है यहां तक। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, प्रीमाइसेस को डिसाइड करना। अब तीसरा, अब आपने दिमाग में ना इतने सारे कोर्सेज सोच रखे थे कि एक तरफ मन हो रहा था MBA करना, एक तरफ CS करना, एक तरफ CA करना, एक तरफ CMA करे, क्या करे बाबा। या फिर दिमाग में आपने ना अलग अलग ऑल्टरनेटिव सोच रखा था, CS सोच लिया करना, आप सोच रहे हो पढ़ाई कहाँ करे, MEPL में करें कि XYZ इंस्टीट्यूट में करे। यूट्यूब को पूरा सर्च कर डाला, तो अब हर एक इंस्टीट्यूट का आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हो कि कहाँ हमें ज्यादा जो है रैंक होल्डर का फैक्ट्री दिखाई दे रहा है, किसका जो है पास्ट हिस्ट्री बोलता है। तो आपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना चालू किया, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ना अलग अलग जो है ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएशन करना चालू किया, कहाँ पर ट्यूशन ले। फिर आपके मन से आवाज आया, आपने क्या किया, पूरा एनालिसिस किया, और ये बात हमारे MEPL वेबसाइट से आपने निकाल डाला, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से निकाल डाला, और अपने जो सीनियर्स है उससे बात निकाल डाला, ईस्ट और वेस्ट MEPL इज द बेस्ट। तो अगर मेरे संग सहमत हो तो बताओ, ईस्ट और वेस्ट MEPL इज द बेस्ट है कि नहीं, ईस्ट और वेस्ट MEPL इज द बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने दिमाग में सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन का प्रोस एंड कॉन निकालकर MEPL को सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो मेन प्लान हो गया। अब जो छोटे मोटे प्लान है, CS करना ही हमारे लाइफ का गोल बन चुका है। CS करने के लिए हमें डेली 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ट्यूशन जाना पड़ेगा 6 घंटा, PG में रहना पड़ेगा, खाना का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, सोएंगे कितनी देर। तो ये सब छोटे मोटे प्लान्स को आप डिसाइड करो तो इसको डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं। डेरिवेटिव प्लान आर द सेकेंडरी प्लान विच आर एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी और सपोर्टिंग टू द मेन प्लान, जो मेन प्लान को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। मेन प्लान क्या है, CS करना है, वो मास्टर प्लान है। अब ये मास्टर प्लान को अचीव करने के लिए छोटे मोटे डेरिवेटिव प्लान बनाने पड़ेंगे ना, रूटीन बनाओगे ना, स्केड्यूलिंग करोगे ना, किस दिन क्या पढ़ाई करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, तो हो गया डेरिवेटिव प्लान। कितना रिसोर्सेस चाहिए, तो वो क्या हो गया, डेरिवेटिव प्लान। फिर नेक्स्ट क्या बताओ, कोऑपरेशन सिक्योर करना। अब यार ये CS का जर्नी में ना खाली आप अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकोगे, बहुत ज्यादा एसेंशियल है कि पूरा का पूरा फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करे, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करे, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करे। सो यू रिक्वायर कोऑपरेशन। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं बात करूं ना, तो वहां सारे एम्प्लॉइज का कोऑपरेशन का दरकार होता है। तो आपने जो भी प्लान लिया ना, कम्युनिकेट करो एम्प्लॉय के संग जाकर, ताकि वो लोग भी अपना आइडियाज दे सके, एंड एम्प्लॉइज के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट होगा, दे विल बी रेडी कि ये प्लान उन्हें एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है। एंड फाइनली फॉलो अप प्लान। आपने एक बार जो प्लान बना लिया है, आपको पता है एनवायरनमेंट कितना डायनामिक है, आए दिन चेंज होते रहता है, तो आपको भी अपने प्लान्स को ना आए दिन रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। अगर आपको प्लान्स को अपडेट करना है तो अपडेट करो, कोई नया आइडिया उसमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट करो। सो दैट इज कॉल्ड एज अप्रेजल ऑफ प्लान, वेर यू आर रिव्यूइंग द प्लान। अगर कोई डेविएशन आ रहा है उसमें करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, रिव्यू और अप्रेजल ऑफ प्लान। तो बताओ मुझे प्लानिंग के स्टेप्स लर्न हुए कि नहीं, फटाफट बताओ। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या बोला, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लानिंग प्रीमाइसेस सेट करना, इवैल्यूएशन करना, डेरिवेटिव प्लान सेट करना, कोऑपरेशन सिक्योर करना, रिव्यू करना प्लान्स का। क्लियर है। सो दिस कंप्लीट्स योर प्लानिंग। अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द का मतलब क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स
and distributing the work into different department so that the work can be performed in a proper manner. So that is called organization. जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, मान लो कि मुझे एक जॉब मिला है, मान लो कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ एंड मुझे एक जॉब मिला है कि मुझे पूरे सपोज करो एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करूंगी ना, ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड कर दूंगी, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, इस तरह से अलग अलग क्या किया मैंने, एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। और हर एक एक्टिविटी का क्या बना दिया बताओ, लीडर बना दिया। हर एक एक्टिविटी का क्या बना दिया, लीडर। और ये सारे एक्टिविटीज के बीच में क्या कर दिया, सिंक्रोनाइजेशन कर दिया, कोऑर्डिनेशन कर दिया। सो इस तरह से मेरा पूरा जो टास्क है वो अच्छे से अचीव हो पाएगा। यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, जहां मैंने अपने पूरे मेजर टास्क को स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज में डिफाइन कर दिया, हर एक एक्टिविटी का एक ग्रुप हेड बना दिया, फिर हेड बनाने के बाद मैंने सिंक्रोनाइजेशन कर दिया, इफेक्टिव उसको सुपरवाइज कर रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप क्लियर हो गया क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने बोला एक्टिविटी 1 2 3 में डिवाइड किया, हेड बना दिया, एक तो सब टास्क में डिवाइड किया, फिर उसके बाद अथॉरिटी दिया, हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, सबका जॉब क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, रोल्स क्या होगा, ये सब डिफाइन किया। अब आपको अच्छे से पता है, कैन यू टेल मी सर्टेन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ये भी हमने आगे चैप्टर में जाके किया है। इट कैन बी लाइन स्ट्रक्चर, इट कैन बी लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, इट कैन बी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इट कैन बी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, याद है? तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने से आपको क्या लगता है फायदा क्या होगा? अगर एक स्ट्रक्चर रहेगा तो सबको अपना पता है कि किसको क्या काम करना है। स्पेशलाइजेशन होगा क्योंकि हर एक एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एक हेड को दे दिया, तो स्पेशलाइजेशन, डिविजन ऑफ वर्क हो रहा है। देयर इज अ क्लियर स्टेटस कि कौन किसको अकाउंटेबल है, क्योंकि जॉब्स, पोजीशन, रूल्स क्लियरली डिफाइंड है, तो वर्क रिलेशनशिप क्लियर है। तो अगर स्ट्रक्चर अच्छे से क्रिएट होगा ना, तो कोई भी चेंजेस आते हैं ना, तो उसको भी आप अडेप्ट कर पाओगे अच्छे से, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो स्पेशलाइजेशन होगा, सबको पता है कौन किसको अकाउंटेबल है, वर्किंग रिलेशन क्लियर है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, अर्ली अडेप्टेशन टू चेंज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव और स्मूथ है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हो रहा है। पर्सनल का डेवलपमेंट का मतलब कि जैसे अब मैंने बोला ना कि मैंने लीडर बना दिया हर एक ग्रुप का, तो इससे क्या होगा, उनका मोराले बूस्टअप होगा, उनको इनोवेशन, उनको अपना आइडिया, अपना इंटेलिजेंस प्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो उनका तरक्की होगा, उनका टेक्निकल स्किल्स का ग्रोथ होगा, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ होगा। नो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है, व्हाट आर द स्टेप? सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो एक्टिविटी करना है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे ना एक प्रोजेक्ट मिला ब्रिज बनाने का, तो मैंने उसको 4 एक्टिविटी में क्लासिफाई किया ना, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट क्रिएट करोगे। जैसे मैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं, मान लो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो आपको बताओ एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा? परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया ना, और हर एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया, यानी अथॉरिटी दिया। फिर हर एक डिपार्टमेंट में मैंने क्या किया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करके कोऑर्डिनेशन किया। सो दीज आर द स्टेप्स। तो देखो स्टेप्स में क्या बोला, अच्छा ये देखो अलग अलग स्ट्रक्चर, ये ऑल्दो मैट में नहीं है बट मैंने लिखा है, तो मेरा नोट्स यू नो इज लाइक अ मास्टर स्ट्रोक फॉर यू। ये नोट्स खाली कर लोगे, पूरा लेक्चर इज डन। लाइन स्ट्रक्चर, फंक्शनल, मैट्रिक्स, लाइन एंड स्टाफ। स्टेप्स में सबसे पहले क्या बोला, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, फिर क्या बोला, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो अलग अलग, फिर अथॉरिटी क्लासिफाई करो, फिर सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो। सो दिस कंप्लीट्स योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आर वी थ्रू विथ प्लानिंग, आर वी थ्रू विथ ऑर्गेनाइजेशन? कोई डाउट है? बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? एक बार देखो स्टेप्स, प्लीज चेक द स्टेप्स। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है बच्चों तो पूछो। और साथ साथ ये भी बताना कि इंजॉय कर रहे हो कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। साथ साथ मुझे ये भी बताना मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ाई करने में। आर यू गाइज एंजॉइंग द सेशन और नॉट? तो मैं 1 घंटे से ज्यादा आपका कभी भी समय नहीं लूंगी, 1 घंटा खाली मेरे को डेली आप दे दो, पूरा आपका एसएम का टेंशन दूर हो जाएगा। और समझने के साथ साथ आप लर्न भी कर लोगे, और मैं एक एक चीजों को माइन्यूटली पढ़ा रही हूं। क्लियर है?
दीपक आप कर सकते हो, दीज आर एक्चुअली देयर इन योर सीए इंटरमीडिएट कोर्स एज वेल, बट मैं पढ़ा रही हूँ एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव के इंस्टीट्यूट के मैथ्स। ठीक है ना, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग। तो देखो ना, हंसते खेलते हमने दो फंक्शन भी पढ़ लिया, प्लानिंग भी पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टाफिंग। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? स्टाफिंग। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टाफिंग। नवीन, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी बोला ना कि मिस्टर एक्स बॉस है, मिस्टर एक्स के नीचे असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के नीचे मिस्टर जेड है, मान लो सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे एग्जीक्यूटिव है। तो इस टाइप का रिलेशन कि किसका कौन बॉस है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप। स्टाफिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का काम है एचआर डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना। वो क्या करता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैन पावर प्लानिंग करता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट है, करेंटली कितने एम्प्लॉयज है, फ्यूचर में और कितने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, और फिर उनको सिलेक्ट करके उनके जॉब रोल के, उनके जॉब क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें जॉब रोल असाइन करना है। सो प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। राइट पर्सन को राइट जॉब में रखने को ही स्टाफिंग बोलते हैं। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया? रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना एम्प्लॉइज का, डेवलपमेंट करना, उनको रेम्युनरेशन देना, ये सभी कुछ स्टाफिंग के अंदर आ गया। मैन पावर प्लानिंग करना, या फिर इन सिंपल भाषा बोलो, असाइनमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट पोजीशन, दैट इज ऑल्सो मेंट बाय द वर्ड स्टाफिंग। ठीक है, तो अब स्टाफिंग का फंक्शंस, फीचर्स है, राइट पर्सन इन द राइट जॉब। स्टाफिंग जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट्स इनसेपरेबल। बिना स्टाफिंग के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, और हर एक मैनेजर के अंदर स्टाफिंग करना होता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स एन ऑल परवेसिव प्रोसेस, परवेड्स एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 1000 इंप्लॉय का मैन पावर प्लानिंग करना है। अभी करेंटली 900 इंप्लॉय है, तो और मान लो 100 इंप्लॉय को हमें रखना होगा। तो ये 100 इंप्लॉय को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना पड़ेगा कि हमारा कंपनी ना इंटरव्यू रख रहा है, हमें 100 इंप्लॉय और चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनवाइटिंग all the prospective candidates to come and give the interview। आप आओ, आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इट इज कॉलिंग फॉर मोर एंड मोर इंप्लॉइज, आप आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। बट रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी इंप्लॉइज आए ना इंटरव्यू देने के लिए, सबको आपने सिलेक्ट कर लिया, नेवर। जितने बंदे आए, मान लो 1000 इंप्लॉय आए, ठीक है, उसमें से आपने 100 बंदे को सिलेक्ट किया, यानी 9 से बंदों को रिजेक्ट कर दिया ना, तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। सो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, सिलेक्शन हो गया नेगेटिव प्रोसेस, लेकिन रिक्रूटमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोसेस। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्या डिफरेंस है? रिक्रूटमेंट शब्द का मतलब क्या है? इन्विटेशन फॉर द जॉब, कॉलिंग फॉर मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब। सो दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। एंड रिक्रूटमेंट का दो सोर्स होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या हुआ? जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप इंप्लॉइज को प्रमोशन दे दिए या जॉब ट्रांसफर कर दिए, जॉब रोटेशन कर दिए, वो गया इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया या कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारे बिहाफ पे इंप्लॉइज ढूंढ कर लाओ। हैव यू हर्ड अबाउट अरीबा? अरीबा बहुत बार पीडब्ल्यूसी की तरह, पीडब्ल्यूसी फर्म के लिए, बिग फोर के लिए कॉन्ट्रैक्टर एक्ट करता है। यानी इंटरव्यू कंडक्ट करने का झमेला पीडब्ल्यूसी नहीं करता, अपने इंप्लॉय के लिए अरीबा को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। अरीबा क्या करता है? इंटरव्यू कंडक्ट करता है, इंप्लॉइज ढूंढता है, और इंप्लॉइज ढूंढने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद पीडब्ल्यूसी को हैंड ओवर कर देता है। क्योंकि ये बहुत माइंड ड्रेनिंग एंड फाइनेंशियल ड्रेनिंग प्रोसेस है। लोगों को बुलाओ, इंटरव्यू लो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे? काटा छाटी कर रहे। हमारे जॉब के लिए जो बंदा एलिजिबल है, सुटेबल है, खाली हम लोग उसी को सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्शन कर लिया, मान लो मैंने बोला 100 इंप्लॉय को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, आप समझ रहे हो? अब सिलेक्शन करने के बाद जब भी न्यू इंप्लॉइज आते हैं ना, तो सबसे पहले तो याद है उनका ओरिएंटेशन होता है। जैसे मान लो कि आप भी हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो, तो हम लोग लेक्चर नहीं चालू करते हैं। फर्स्ट डे आपको याद है ओरिएंटेशन हुआ था, सारे फैकल्टीज आए थे, सबने आपको इंट्रोडक्शन दिया, सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, आपको कंफर्टेबल फील करवाया गया। तो वैसे ही मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं, वहां पे भी इंप्लॉइज का ओरिएंटेशन होता है।
उन्हें पूरा जॉब के बारे में समझाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में समझाया जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के संग मिलवाया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। एंड फाइनली उनका क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, और फिर परमानेंट उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो काम करते हैं, उसके बाद उन्हें रेम्यूनरेशन दिया जाता है। फिर रेम्यूनरेशन देने के बाद रैंकिंग एंड रेटिंग भी होता है। मैंने आपको याद है बिग 4 का एग्जांपल दिया था कि रेटिंग होता है 1 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग। तो हो सकता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग भी मिल सकता है, और रेटिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, आपके प्रमोशन के ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर आपका रेटिंग अच्छा है तो आपका प्रमोशन फिक्स है, ठीक है। तो रेटिंग के बाद क्या हो गया, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। समझ में आया? तो प्रमोशन मतलब आपको हायर अथॉरिटी मिल गया, हायर जॉब रोल मिल गया, और ट्रांसफर मतलब मे भी आपको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो गया या दूसरे सिटी में ट्रांसफर हो गया। सो दीज आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, स्टाफिंग। तो बताओ स्टाफिंग का प्रोसेस पूरा क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट है? सो दिस कंप्लीट्स योर स्टाफिंग। तो आज हमने 3 फंक्शन किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। और हमने क्या किया, अलग अलग मैनेजमेंट का थ्योरीज किया और अलग अलग मैनेजमेंट का डेफिनेशन किया। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। तो अगर आज का सेशन लगा तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक एक बच्चों से, जितने भी बच्चों ने ये सेशन अटेंड किए, अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, बिकॉज योर फीडबैक एक्ट्स एज अ बूस्टर फॉर मी। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा या क्लास खराब भी लगा तो भी ऑनेस्ट फीडबैक दो, मैं क्लास इंप्रूव करूंगी। तो क्लास जैसा भी लगा, आई वॉन्ट योर ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स अ मोटिवेशन, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद कल हम लोग सेम टाइम मिलेंगे। कल हम लोग क्या मिलेंगे, सेम टाइम में मिलेंगे 7 बजे। मिशन को कंटिन्यू करेंगे, यही वाला चैप्टर कंटिन्यू होगा। सो वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट इन द मिशन एसएम सेशन, बहुत मजा आने वाला है। तो कब क्लास चालू होगा, खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारा क्लास में एंटरटेनमेंट 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 और पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई होने वाला है। तो जबरदस्त सेशन होने वाला है गाइस। एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स अबाउट द मिशन एसएम। जितने ज्यादा बच्चे आकर पढ़ाई करेंगे उतने ज्यादा हमें मजा आएगा। अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि हम अपना टीम को बड़ा कर सके, ठीक है। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप पूरा का पूरा सेशन को अच्छे से एक बार पढ़ाई कर आना, पूरा रिवाइज कर डालना इंस्टीट्यूट के मैट को, ठीक है। मैट्रिक्स करेंगे एक्सप्लेन बाद में, लेटर ऑन, बाद में आएगा आगे जाकर, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। एंड प्लीज ये मत सोचना कि दूसरे बच्चे ने कमेंट दे दिया मैं नहीं दूंगी, कौन लिखेगा। एक एक बच्चों का कमेंट मेरे लिए मैटर करता है। सो इफ यू गाइज लव मी, रिस्पेक्ट मी एंड यू एंजॉयड द लेक्चर, आई वांट